विदेशों की दृष्टि से मुझे कॉनराड ने कहा कि नाउ यू हैव प्रूव्ड दैट हिंदू इज नॉट ए कावर्ड रेस। तो विदेशों में ये सिद्ध हुआ कि हिंदू कायर है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बहुत गहरी साजिश थी। उस साजिश की भनक मुझे अंत तक लगने नहीं दी। 6 दिसंबर 1992 सुबह सवेरे 10:30 बजे के आसपास अयोध्या में लगभग 450 वर्ष पुरानी विवादित बाबरी मस्जिद के आसपास ये दृश्य था। कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों द्वारा उस दिन अयोध्या में मस्जिद के निकट ही राम मंदिर निर्माण के लिए एक सांकेतिक कार सेवा करने की घोषणा की गई थी। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस कार सेवा में भाग लेने के लिए देश भर से लगभग 1.5 लाख लोग 2 दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए थे। लेकिन 6 दिसंबर को 1.5 घंटे के अंदर ही नज़ारा बदल गया। जो भीड़ मंदिर के लिए कार सेवा करने के लिए इकट्ठा हुई थी, अचानक सब कुछ भूलकर मस्जिद तोड़ने में जुट गई। कुछ युवकों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर उसके बीच वाले गुंबद पर भगवा झंडा लहरा दिया। इस घटना को कवर करने के लिए देश विदेश से सैकड़ों पत्रकार और छायाकार अयोध्या में इकट्ठा हुए थे और मैं भी उनमें से एक था। बीबीसी के तत्कालीन दिल्ली ब्यूरो प्रमुख मार्क टली के साथ इस घटना को अपनी आंखों से देख रहा था। जैसे ही बाबरी मस्जिद को ढाए जाने की कार्रवाई शुरू हुई, करीब 11:30 बजे मार्क टली अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए फैजाबाद रवाना हो गए। सुनिए इस घटना का ब्यौरा स्वयं मार्क के शब्दों में। मैंने लिखा था कि सब पुलिस के इंतज़ाम फेल्ड हो गया और लोग तो घुसपैठ किया मस्जिद के अंदर में, और मुझे मालूम नहीं है कि इनको कैसे रोकेंगे, कि अगर सरकार उनको रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे। फिर उसके बाद मैं वापस गया अयोध्या और कई लोग ने मुझे गिरफ्तार किया, मुझे नज़रबंद किया एक मंदिर के कमरे में। शाम होते होते मुगलकालीन बादशाह बाबर के दौर में बनवाई गई 450 वर्ष पुरानी ये ऐतिहासिक मस्जिद पूरी तरह ध्वस्त हो गई और इसे ध्वस्त करने वाले कार सेवक इसका काफ़ी मलबा भी अपने साथ उठाकर ले गए। और अगले दिन सवेरे इस मलबे पर बांस की बल्लियों और कपड़े से ढका एक मंदिर नजर आया, जिस पर भगवा लहरा रहा था और वहाँ रामलला की मूर्तियाँ विराजमान थीं। इस घटना ने समूचे भारतीय समाज को झकझोर डाला। इसकी प्रतिक्रिया न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हुई और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिर गिरा दिए गए। भारत के कई राज्यों और शहरों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और सप्ताह भर के अंदर ही करीब 1,500 लोग इन दंगों में मार डाले गए। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की कार्रवाई 6 दिसंबर 1992 को ही नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भी कई प्रयास किए गए। और 1990 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार थी, उस समय भी कुछ कार सेवक बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए उसके ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन तब राज्य सरकार द्वारा गोली चलाई गई और उसमें 16 लोग मारे गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के लिए दोषी कौन था? ज़्यादातर लोग इस घटना के लिए संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कल्याण सिंह इसका खंडन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर का कहना है कि कल्याण सिंह राजनीतिक कारणों से अब अपने बयान बदल रहे हैं। हालांकि उस समय उन्होंने इस घटना पर गर्व किया था। पर बाबरी मस्जिद के लिए आंदोलन चलाने वाले मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन इसका दोष तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को देते हैं। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसके लिए उस समय की राज्य सरकार को ही दोषी ठहराया था। उसी समय एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, जिसके कुछ अंश बीबीसी टेलीविजन पर भी प्रसारित किए गए, उनका कहना था, I have reason to believe that it was the result of planning, pre-planning, taking each small bit, each small event, each small reaction. मेरे पास ये समझने के पर्याप्त कारण हैं कि ये घटना सुनियोजित तरीके से की गई। राज्य सरकार और उसके नेताओं की अगर छोटी छोटी बातों को देखें, उनके भाषण देखें, तो वे अलग अलग बयान दे रहे थे। अदालत में कुछ और बाहर कुछ और। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मगर जब ये हुआ तो उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि यह स्वतः स्फूर्त घटना नहीं हो सकती और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि मस्जिद गिराने की यह घटना पहले से नियोजित थी। ये थे नरसिम्हा राव के शब्द।
पर सवाल ये उठता है कि जब अयोध्या में ये घटना हुई तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। पीवी नरसिम्हा राव का जवाब था, What more can you do than giving the state government 192 companies of the central forces, paramilitary forces, which राज्य सरकार को अर्धसैनिक और केंद्रीय बलों की 192 कंपनियां देने के अलावा और ज्यादा किया भी किया जा सकता था, जिनकी तादाद 11-12 हजार से के करीब थी और वे हथियारों से लैस थे। राज्य सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया और संविधान सुरक्षा बलों को अपने आप काम करने की इजाजत नहीं देता। राज्य सरकार ने इन सुरक्षा बलों की सेवाएं लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जो अयोध्या से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर फैजाबाद में थे। और इतना ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए गए थे कि कार सेवकों के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाए और इसलिए स्थिति बेकाबू हो गई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसको बेकाबू हो जाने दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद यूं तो कई सौ वर्षों पुराना बताया जाता है, क्योंकि हिंदुओं के एक वर्ग का ये मानना है कि बाबरी मस्जिद ठीक उसी स्थान पर बनाई गई जो भगवान रामचंद्र का जन्म स्थान है। लेकिन इस विवाद की शुरुआत 23 दिसंबर 1949 को उस समय कानूनी रूप से हुई थी, जब वहां कथित रूप से मूर्तियां रख दी गई थीं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना को 7.5 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस घटना के दोषी लोगों को सज़ा मिलना तो दूर, उनकी पहचान तक नहीं हो सकी है। हालांकि लखनऊ की एक विशेष अदालत में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं तथा सांसदों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तथा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। साथ ही तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस घटना के कारणों की जांच के लिए जस्टिस लिब्राहन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसकी सुनवाई भी जारी है। पर इस आयोग को नतीजे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईश्वर अल्लाह